हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम एकांकी के तत्व, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हेडिंग वाइज है, अच्छे से आपको समझाएंगे भी। और इसके फर्स्ट पार्टी वीडियो आई बटन में लिंक है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है। इस सेकेंड पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एकांकी के तत्व के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने इसमें 3 से लेकर 10 तत्वों को माना है। पाठ्यक्रम में निर्धारित एकांकियों के अंतर्गत निम्नलिखित 6 तत्वों को मान्यता दी गई है। कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देश काल और वातावरण, उद्देश्य, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग है कथावस्तु। जिस कथा के आधार पर एकांकी की रचना एवं प्रस्तुति की जाती है उसे एकांकी कथावस्तु कहते हैं। विषय के अनुरूप एकांकी की कथावस्तु विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, काल्पनिक आदि। कथावस्तु एकांकी की मूल संवेदना है। एकांकीकार जिस विशेष उद्देश्य से किसी विशिष्ट भाव, विचार अथवा समस्या को अभिव्यक्त करना चाहता है, उसी के अनुरूप कथा वस्तु को आरंभ से अंत तक घुमाव फिराव के नाटकीय मोड़ के बीच चमत्कार पूर्ण वेग के साथ गठित करता है। एकांकी में कथा का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि दर्शक उसकी ओर सहज में ही आकर्षित हो जाता है, उसमें उसका मन रम जाता है। एकांकीकार को बराबर ध्यान रखना पड़ता है कि दर्शक का मन कहीं भी उचट न पाए, अर्थात केतुलहलता की भावना बनी रहे, और जहाँ यह भावना अपनी चरम स्थिति पर पहुँचती है वहीं प्रिय एकांकी समाप्त हो जाती है। कथनांक के नियोजन पर ही एकांकी की सफलता निर्भर करती है। वस्तु, कथनांक और कथावस्तु के बिना एकांकीकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। श्रीपति शर्मा का मानना है कि एकांकी में कथावस्तु नाम मात्र को ही रहती है, परंतु जैसे बरगद का छोटा बीज महान वृक्ष का आकार धारण कर लेता है, उसी कथा का लघु से लघु अंश कलाकार की सफल तुलिका में एक सुंदर कीर्ति के रूप में परिणित हो जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि घटना के प्रभावशाली बनने के लिए उसका ऐसा अंश चुना जाता है जिसमें वह अच्छी या बुरी हो सकती है। एकांकी में मुख्यतः आरंभ, उत्कर्ष और अंत 3 कथा स्थितियों होती हैं, लेकिन सुविधाओं के विचार से उसे 4 अवस्थाओं में रख सकते हैं: आरंभ, विकास, चरम, तर्कश, समाप्ति अथवा परिणति। आरंभ। एकांकी आरंभ में परिचयात्मक होती है, अर्थात आरंभ की अवस्था एकांकी की कथावस्तु की पृष्ठभूमि तैयार करती है। मुख्य घटना, समस्या, पात्र एवं परिचय का उद्घाटन ही इस भाग की विशेषता है। इसके अंतर्गत वह पट्टिका तैयार करनी पड़ती है जिस पर एकांकी का अंत प्रतिष्ठित होता है। उपेंद्रनाथ अशक द्वारा लिखित एकांकी लक्ष्मी का स्वागत में भाषी और माँ के मध्य हुए प्रारंभिक व्रत एवं प्रकार से एकांकी की पृष्ठभूमि। और नेक्स्ट हेडिंग है विकास। विकास के अंतर्गत कार्य, व्यापार अथवा संघर्ष का रूप खुलकर सामने आता है। यहाँ पात्रों, आदर्शों, अधिकारों और सिद्धांतों में विरोध अथवा द्वंद्व एकांकीकार दिखना चाहता है। उसका सारा द्वंद्व संवादों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। द्वंद्व से कथनांक में नाटकीयता उत्पन्न हो जाती है और एकांकी रुचिकार हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है चरमोत्कर्ष। एकांकी यह परिस्थिति जन्य प्रभावों को एकत्र करता हुआ अत्यंत तीव्रता से उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचता है। इसलिए कहा जा सकता है कि एकांकी उस छोटी दौड़ की प्रतियोगिता की भांति है जिसमें आरंभ से लेकर अंत तक दौड़ की तीव्रता में कहीं
कमी न आती। यह वह स्थल है जहाँ एकांकी अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर पाठ या दर्शक की उत्कृष्टता को विशेष तीव्र एवं संवेदनशील बनाता है। यहाँ कोतूहल अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है, घटना एवं आकस्मिक परिणामों की ओर अग्रसर होने लगती है। नेक्स्ट हेडिंग है समाप्ति अथवा परिणति। परिणति या समापन का स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं पहुंचकर एकांकी अपने संपूर्ण संवेदनशीलता, प्रभाव, उत्पादकता एवं पूर्णता का परिचय देता है। प्रभाव की पूर्णता समापन का लक्ष्य है सारी जिज्ञासा की वृद्धि और कुतूहल की समाप्ति यही आकार होती है। वही एकांकी कलापूर्ण है जिसमें चरम सीमा पर ही एक गूढ़ प्रभाव की व्यंजना के साथ ही कथावस्तु समाप्त हो जाती है। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दीपदान में वनवीर के हाथों चंदन की हत्या ही एकांकी की परिणति है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। एकांकी के पात्रों एवं उनके चरित्रों के आधार पर ही संपूर्ण एकांकी के प्रभाव एवं कला पक्ष की अभिव्यक्ति होती है। इसमें एक मुख्य पात्र होता है। शेष पात्र एकांकी की कथावस्तु के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य पात्र के चरित्र के उभरने में ही सहायक होता है। एकांकी में पात्रों की संख्या जितनी कम हो जाती है उतना ही परिस्थिति का रंग उभरकर सामने आता है। अधिक पात्रों के होने से कथा और कथा की मूल संवेदना के उलझ जाने के भय रहता है। एकांकी के पात्रों का चरित्र चित्रण एकांकी कार अपनी मौलिक रचना, प्रतिभा, शैली, संवाद आदि के आधार पर करता है। श्रेष्ठ एकांकी में पात्रों का चयन अत्यंत सुनियोजित होता है और पात्रों के चरित्र चित्रण में सहजता, स्वाभाविकता, संजीवता आदि के समावेश रहता है। एकांकी के मूल भाव के अनुसार ही पात्रों में व्यक्तित्व, चरित्र एवं प्रवृत्तियों का निर्धारण होता है। एकांकी के मूल भावना को उद्दीपित करने के लिए एक गौड़ पात्रों की भी योजना एकांकीकार को करनी पड़ती है। गौड़ पात्रों के चयन में यह ध्यान रखना चाहिए कि उनमें से प्रत्येक के चरित्र में कोई न कोई व्यक्तिगत विशेषता अवश्य हो। इसी विशेषता के कारण एक पात्र का दूसरा पात्र से संघर्ष होता है। भिन्न भिन्न स्वभावों एवं संस्कारों के पात्रों के पारस्परिक संघर्ष एवं संपर्क में एक में संक्रियता प्रत्येक क्षण बनी रहती है। पात्रों का यही जीवन संघर्ष विविध संदर्भों में प्रस्तुत करना एकांकीकार के संकल्प की कुशलता है। आज के बौद्धिक युग का दर्शक या पाठक चारित्रिक विचित्र्य को देखना व समझना चाहता है। इसलिए एकांकी के पात्र जीते जागते, चलते फिरते अपनी निजी प्रेरणा और अभिरुचि से परिचलित दिखाने चाहिए। नाटकों में नायक और उसके सहायकों का चरित्र चित्रण मूलित घटनाओं के माध्यम से किया जाता है, जबकि एकांकी के पात्रों का चरित्र नाटकीय परिस्थितियों और व्यक्तित्व के अंतर्द्वंद के सहारे साकेतिक रहता है। सच तो यह है कि एकांकी में पात्रों की चरित्रगतता मूल विशेषता के उद्घाटन द्वारा ही उनके संपूर्ण व्यक्तित्व की झलक दिखाई देनी चाहिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दीपदान एकांकी की प्रमुख पात्र पत्राधाय द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान ही उसके समग्र चरित्र, स्वभाव एवं व्यक्तित्व की झलक प्रस्तुत कर देता है। और नेक्स्ट हेडिंग है संवाद। संवाद के मुख्य दो कार्य होते हैं: पात्रों की चारित्रिक विशेषता को उद्घाटित करना तथा कथा प्रवाह को आगे बढ़ाना। परिस्थिति एवं पात्रों को जोड़ने के लिए और आंतरिक भावों एवं मनोवृत्ति के उद्घाटन के लिए संवाद तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आवश्यकता से अधिक वार्तालाप उवा देने वाला होता है और औचित्य का विचार न करके की गई संवाद योजना एकांकी की प्रभाविनीति में बाधा डालती है। अतः पात्र की शिक्षा, दीक्षा, देश काल और सामायिक स्थिति के अनुरूप ही संवादों की योजना की जानी चाहिए। संवादों के द्वारा एक पात्र जो कुछ बोलता है वह अर्थपूर्ण एवं उसकी विचारधारा का
परिचय होता है। एक पात्र द्वारा बोले गए संवादों की प्रतिक्रिया दूसरे पात्रों पर होती है और वे चुभने वाले होते हैं। इस तरह संवादों द्वारा कथावस्तु गतिशील हो उठती है। चरित्र प्रधान एकांकियों में व्यक्तित्व और उसकी प्रवृत्तियों का परिचय देने के लिए संवाद अथवा कथोपकथन विशेषता महत्वपूर्ण होती है। संवाद द्वारा ही चारित्रिक विशेषता प्रकट होती है। अभिवादन, संबोधन, प्रेम, क्रोध आदि को व्यक्त करने के लिए औचित्य एवं मर्यादा को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग आवश्यक है। कथनांक को निरंतर सक्रिय और गतिशील बनाए रखना तथा पात्र की स्वभावगत चारित्रिक विशेषताओं को उभरते रहना और स्वाभाविक रूप से परिणति की ओर अग्रसर करते रहना ही संवाद योजना का लक्ष्य होता है। एकांकी में प्रत्येक संवाद संप्रयोजना होनी चाहिए। निरर्थक और अनावश्यक वार्तालाप को कहीं स्थान नहीं मिलना चाहिए। एकांकी में जिज्ञासा और कुतूहल को जगाने के लिए बहुधा नाटकीय संवादों की योजना करनी चाहिए। कथावस्तु विशेष प्रतिपादन एवं योजना की दृष्टि से संवाद की भाषा को व्यवहारिक स्वरूप भी देना पड़ता है। समय के बदलते चक्र में पात्रों की लड़ाई जैसे स्थूल कार्य व्यापारों को संकेतों के द्वारा व्यक्तित्व किया जाने लगा। इन संकेतों को भी अब संवादों के द्वारा व्यक्तित्व किया जाता है। प्रभावी संवादों को चुस्त, चुटीला, मार्मिक और सुनने वाले पात्र के भीतर उद्वेग, उत्तेजना एवं प्रतिक्रिया जगाने में सक्षम होनी चाहिए। जैसे कि जगदीश चंद्र मथुर की एकांकी रीढ़ की हड्डी में उमा कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदारी कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदारी को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना शिष्ट हास्य और व्यंग्य से समावित होकर संवाद यहाँ संजीव हो उठा है। ठीक है। भाषा शैली भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम भाषा है और अभिव्यक्ति का ढंग शैली है। एकांकीकार विषय तत्व के अनुरूप विशिष्ट भाषा शैली को अपनाता है। एक ही विषय वस्तु को लेकर विभिन्न विधाओं की कथा लिखी जा सकती है, लेकिन उसी विषय वस्तु को कवि अपने ढंग से प्रस्तुत करता है तो नाटककार अपने ढंग से और एकांकीकार अपने ढंग से अपने संवादों की भाषा शैली के द्वारा एक कहानीकार उसी विषय वस्तु को किसी अन्य परिणति तक पहुंचाता है और एकांकीकार किसी अन्य परिणति तक विषय वस्तु के प्रति लेखक का जैसा दृष्टिकोण होता है उसी अभिव्यक्ति के लिए वह वैसे ही माध्यम भी चुनता है। माध्यम के भिन्न हो जाने से भाषा शैली भी भिन्न हो जाती है। सरल और बोधगम्य भाषा के द्वारा एकांकी को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। साधारण से साधारण कथावस्तु में भी कुशल लेखक अपनी सुंदर भाषा शैली से प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। ध्यातव्य है कि एकांकी की भाषा का प्रयोग पात्र की शिक्षा, सांस्कृतिक वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप ही होना चाहिए। यदि पात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर ऊंचा है तो भाषा शिष्ट और शैली परिष्कृत ही होती है। यदि उसका सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर नीचा है तो उसकी भाषा और शैली में भी ये गुण दिखाई नहीं देंगे। सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित एकांकी सच्चा धर्म में दिलावर खां और रहमान बेग के संवादों तथा पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी अहिल्या के संवादों की भिन्नता में यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है देश काल और वातावरण। एकांकी में किसी विशेष देश काल अथवा वातावरण से संबंधित पात्रों एवं घटनाओं का चित्रण होता है। यह चित्र संजीव एवं स्वाभाविक तभी हो सकता है जब एकांकी की भाषा पात्रों की वेशभूषा पात्रों की भाषा को उसी काल के अनुरूप रखा जाए। इससे उस
काल का सजीव एवं स्वाभाविक चित्र उपस्थित होता है और दर्शकों की रसानुभूति तीव्र हो जाती है। जिस देश और कला के समाज को लेकर एकांकी रचा जाता है, उसी संबंधित वातावरण, इतिहास, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि का सहज, स्वाभाविक और प्रामाणिक चित्र खींचा जाता है। संपूर्ण परिस्थिति की योजना सभाप्रिय और क्रमिक ढंग से की जाती है और प्राकृतिक, ऋतु, दृश्य आदि का अत्यंत संक्षिप्त और सांकेतिक रूप में वर्णन करके किसी घटना अथवा परिणाम को सजीव एवं यथार्थ बना दिया जाता है। इसके अभाव में कृत्रिमता, काल दोष, अनुचित्य का प्रवेश न हो जाए, इस दृष्टि से देश, काल अथवा वातावरण के निर्वाह का एकांकी में अपना विशिष्ट महत्व है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के दीपदान एकांकी को पढ़ते या देखते समय वातावरण के निर्वाह की दृष्टि से हम कल्पना में भारत की 16वीं शताब्दी के राजपूत सामंती युग में पहुंचकर प्रमुख पात्राध्याय के चरित्र में एक ऐसी स्वाभक्ति पाते हैं जो उस युग की गौरवमय विशेषता थी। विष्णु प्रभाकर की सीमा रेखा एकांकी में समसामयिक परिस्थिति का एक चित्र प्रस्तुत करते हुए एकांकीकार संवादों और द्रुत गति में बदलती हुई स्थिति द्वारा ऐसा वातावरण बना देती है जिसमें लक्ष्मी चंद्र, विजय और शरत चंद्र तीनों भाई के स्वभाव एवं एकांकी एक परिवर्तन अत्यंत स्वाभाविक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य भी दृष्टिगोचर होता है। उस ऐसे वातावरण प्रधान एकांकी प्रभाव की दृष्टि से बड़े सजीव और मर्म स्पर्श होते हैं। उद्देश्य एकांकी का उद्देश्य पुष्प में गंध की भांति उपस्थित रहता है। जिस एकांकी का उद्देश्य जितना लोक मंगलकारी होता है, उसका साहित्यिक मूल्य भी उतना ही अधिक बढ़ जाता है। एकांकीकार का उद्देश्य पात्रों के माध्यम से व्यंजित होता है। हिंदी साहित्य कोश में उद्देश्य तत्व के संबंध में इस प्रकार वर्णित है। उद्देश्य वह है तत्व है जिसमें लेखक की उस सामान्य या विशिष्ट जीवन दृष्टि का विवेचन होता है जो उसकी कीर्ति से कथावस्तु के विन्यास, पात्रों की योजना, वातावरण के प्रयोगों आदि में सर्वत्र निहित पाई जाती है। इसे लेखक का जीवन दर्शन या जीवन दृष्टि या जीवन की व्याख्या या जीवन की आलोचना कहा सकते हैं। एकांकी का केंद्रीय भाव भी वह हेतु या उद्देश्य है जिसके लिए एकांकी ली जाती है। प्रत्येक एकांकी के पीछे कोई विशेष संवेदना, समस्या, भावना अथवा जीवन दृष्टि होती है जिसे एकांकीकार सांकेतिक रूप में जाने अनजाने अभिव्यक्त देना चाहता है। यही एकांकी के उद्देश्य तत्व हैं जिसके स्पष्ट उल्लेख न हो तो आवश्यक है और न उपयोगी, पर जिसका स्वर एकांकी में आदि के अंत तक किसी न किसी रूप में गूंजता रहता है। ठीक है, अब गाइज इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट पार्ट वो आएगा एकांकी के प्रकार। ठीक है, ये 3 पार्टों में हमने वीडियो डाली हुई है, ये सेकंड पार्ट चल रहा है। ठीक है, और थर्ड पार्ट की वीडियो अलग आएगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देने एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं और इससे पहले पार्ट की वीडियो आपको आई बटन में लिंक है, वहाँ मिल जाएगी। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।